हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो टुडे आज हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। एज वी ऑल नो, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ वेरी क्रूशियल व्हेन वी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड सो ऑन, बिकॉज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हर जगह यूजफुल होती है, हर जगह देखने को मिलती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड इट्स नेचर। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है? तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जिसका यूज़ हम करते हैं इंटेलिजेंस या मेंटल एट्रीब्यूट्स को इवेल्युएट करने के लिए, पर्सनालिटी, एबिलिटीज़ और बिहेवियर्स। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम इवेल्युएट करना चाहते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसके इंटेलिजेंस, उसके बिहेवियर या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, तो हम इसका यूज़ करते हैं एंड इट्स अ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। अब एक गुड टेस्ट, जब एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एक हर, जैसे कि हम पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ की बात करते हैं, हर एक चीज़ के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट किसको कहा जा सकता है, या अगर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को बेहतर बनने के लिए उसको अपने अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, सो इट कम्स ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी यानी कि हमारा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो किसी भी तरीके की बायसेस से फ्री होना चाहिए। बायसेस यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ रिसर्चर एंड आई यूज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर माय रिसर्च पर्पसेस एंड मैं एक टेस्ट यूज़ कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर मेरे सैम्पल ग्रुप को इवेल्युएट करने के लिए, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेल्युएट करने के लिए। अब मेरे टेस्ट में, मेरा जो टेस्ट है वो ऐसा हो कि उसका वो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो एक्चुअल जो फैक्ट है, जो एविडेंस है, जो ऑब्जर्व हो रहा है उसी पे बेस्ड हो। यानी कि मैं एज अ रिसर्चर अपना कोई पर्सनल सब्जेक्टिव बायस इंक्लूड ना करूँ, या मुझे मेरी रिसर्च स्टडी में, फॉर एग्जांपल हम रिसर्च भी करते हैं तो हमारा एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। अब मैं रिसर्चर हूँ, मैं तो चाहूँगा कि अपनी हाइपोथेसिस में प्रूव करूँ, बट अगर मेरा जो भी रिज़ल्ट है, जो भी मेरी फाइंडिंग्स अगर वो गलत शो हो रही है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूँगी और अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूँगी। बस वही चीज़ यहाँ पर है। मैं अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन, सब्जेक्टिव मेरा कोई एक्सपीरियंस है वो उसमें ना हो। मतलब पूरा हमारा टेस्ट एकदम साइंटिफिक, अगर हम प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो हमारा टेस्ट जो भी इवेल्युएट कर रहा, ऑब्जेक्टिवली कर रहा, कोई सब्जेक्टिव चीज़ें किसी भी तरीके का बायस उसमें ना हो। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कोरिंग में। अब टेस्ट है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ नॉर्म्स तो होंगे ही ना उसमें, ताकि हम एक एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी स्कोरिंग कर सकें, तो हम उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नॉर्म्स वही एक बेंचमार्क, जहाँ से जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, उनके जो परफॉर्मेंस है उनको उनके लिए भी एक नॉर्म होना चाहिए कि पर्टिकुलर इस में ये वाला उनकी स्कोरिंग को क्या बोलते हैं, उनकी स्कोरिंग को इवेल्युएट करने के लिए एक नॉर्म होना चाहिए, पर्टिकुलर एक प्रोसीजर। फिर आता है रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी, कितना रिलायबल है हमारा टेस्ट। तो एक टेस्ट अगर अच्छा है, अगर हम एक पर्टिकुलर टेस्ट को रियलिटी में अगर अच्छा माने, तो वो सबसे बेसिक है कि वो रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ रिसर्चर एक टेस्ट यूज़ कर रही हूँ, अब मेरा टेस्ट कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, कैसे पता करूँ? जो मेथोडोलॉजी, जो प्रोसीजर मैंने यूज़ करी है, वही अगर कोई दूसरा रिसर्चर ओवर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम यूज़ करे और सेम फाइंडिंग आए, सेम रिजल्ट निकले, तो मतलब टेस्ट रिलायबल है। मतलब ओवर द टाइम भी
जो टेस्ट मतलब बिल्कुल सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट शो कर रहा है ना, तो ये हो गया। चाहे इसको कोई दूसरा रिसर्चर यूज़ करे, चाहे मैं ही कुछ समय बाद अगर सेम सैम्पल पे वो करूँ, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। रिलायबल ओवर द टाइम, रिजल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिविटी हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, नॉर्म्स हो गए, रिलायबिलिटी हो गया। अब वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि एक पर्टिकुलर टेस्ट जो मेज़र करने का क्लेम कर रहा है, क्या वो एक्चुअल में वही मेज़र कर रहा है। मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो वो इंटेलिजेंस के जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मेज़र करने का क्लेम कर रहा है, क्या वही मेज़र कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो मेज़र करना है, जो जिसके लिए उसको बनाया गया है, वो उसको उसकी जगह किसी और चीज़ को मेज़र कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, जो है वही मेज़र कर रहा है। अब मुझे किसी का इंटेलिजेंस चेक करना है, पता चला होता है इमोशनल इंटेलिजेंस चेक कर रहा है, बट मुझे बेसिक जनरल इंटेलिजेंस चेक करना है। इंटेलिजेंस कोई स्पेसिफिक, सॉरी ये शायद थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मतलब कि मैं इंटेलिजेंस चेक कर रही हूँ और वो पर्सनालिटी मेज़र कर रहा है, तो ये हमारा टेस्ट कंसिस्ट, उसमें वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कि किस डिग्री तक वो वही मेज़र कर रहा है जो क्लेम कर रहा है। फिर आता है टेस्ट बैटरी। टेस्ट बैटरी, कलेक्शन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स बट स्टिल अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। वो होता है टेस्ट बैटरी, जस्ट फॉरगेट इट। अब हमारे टेस्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है कि हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स या स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर 33 मार्क्स, तो ये क्राइटेरिया कि भैया आप 33 मार्क्स आपने अगर लिया है तो यू आर पास द एग्ज़ाम। बस वही कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसके थ्रू आप मेज़र कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, जो भी उसको टेस्ट को एक्सपोज हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड सेट की, तो उसका परफॉर्मेंस हम उस क्राइटेरिया के थ्रू ही मेज़र करेंगे। तो ये होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पर क्या होते हैं, हम जिन जिन इंडिविजुअल्स पर हमने पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट करा, अब उन इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो एक ग्रुप नॉर्म होता है, नॉर्म रेफरेंस कि जिन जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर टेस्ट को दिया है, जिन पे कंडक्ट करा है, उनका परफॉर्मेंस आपस में हम एक नॉर्म के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में एक सेट स्टैंडर्ड है जो सभी इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, और उस पर्टिकुलर सेट के थ्रू ही हम उनका परफॉर्मेंस मेज़र कर। और नॉर्म रेफरेंस में आपस में सबका परफॉर्मेंस मेज़र कर रहे हैं। क्राइटेरियन में एक नॉर्म है और सबका परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड सेट, उस स्टैंडर्ड क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम मेज़र कर रहे हैं, है ना। अब आता है स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट जो होता है, एक लिमिटेड टाइम में कितने टास्क, कितने आइटम्स, सॉरी टास्क नहीं आइटम, टेस्ट में आइटम्स होते हैं, मतलब टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आइटम्स कहते हैं, या जो भी टास्क होता है उनको आइटम्स कहते हैं। तो पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में एक इंडिविजुअल ने कितने आइटम्स कंप्लीट करे, उस पर फोकस होता है स्पीड टेस्ट का। पावर टेस्ट यानी कि इसका फोकस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम प्रेशर के बिना, या मतलब किस डिफ़िकल्ट लेवल तक का एक इंडिविजुअल आइटम सॉल्व कर रहा है, उस पर फोकस होता है। पावर पे डिफ़िकल्टी और स्पीड पर नंबर्स। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड टेस्ट डेवलपमेंट। अब हमने टेस्ट क्या होता है, एक अच्छे टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक दो स्पेशल टाइप्स के टेस्ट, स्पीड, पावर टेस्ट हमने कवर कर लिया। नाउ एक टेस्ट डेवलप करना होगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, एग्जिस्टेड टेस्ट होते हैं जिनका हम बेसिकली यूज़ करते हैं, पर एक रिसर्चर को अपना स्टडी जो है उसका, उस स्टडी के अकॉर्डिंग उसने अपना खुद का टेस्ट डेवलप करा और उसको एडमिनिस्टर करा अपनी रिसर्च में। तो हाउ टू डेवलप अ टेस्ट। सो कुछ स्टेप्स होती है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, जिसमें पहली आती है डिफाइनिंग पर्पस। अब मेरी रिसर्च, मेरी स्टडी, मेरा जो भी है, मैं जो भी जिस भी पर्पस के लिए अपना टेस्ट यूज़ करी, वो पर्पस डिफाइन करो कि अच्छा ओके, मैं पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, इस चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मेरा ये पर्पस है, दैट्स इट। उसके बाद आइटम राइटिंग, एक टेस्ट है, उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, जो भी है, तो उनको राइटिंग करना,
उनको क्लियरली एक कंसाइज क्वेश्चन के फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट करना, एक ऐसा कंसाइज यानी छोटा, क्लियर यानी कि सामने वाले को आराम से समझ, जैसे कोई कुछ मतलब कुछ भी तरीके की गड़बड़ या कुछ उसको डिफ़िकल्टी ना आए, तो एक क्लियर कंसाइज आइटम राइटिंग करना। फिर पायलट टेस्टिंग यानी कि एक हमारा सैम्पल ग्रुप क्रिएट करा हमने, छोटा सा सैम्पल, उस पर हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करा, उसको देख लिया कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जो है वही मेज़र कर रहा है वगैरह वगैरह। सॉरी, तो एक तो डिफाइन पर्पस, दूसरा आइटम राइटिंग, तीसरा पायलट टेस्टिंग, चौथा आइटम एनालिसिस यानी कि हमारा जो हमारे टेस्ट में आइटम्स है, जो क्वेश्चंस है, उनको एनालाइज करना है, यानी कि इवेल्यूएट करना कि उसकी डिफ़िकल्ट, ऐसा तो नहीं कि जो आइटम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा ईजी हो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं, वो भी मेज़र करना होता है। तो ये होता है आइटम एनालिसिस में, क्या हमारा आइटम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है लोगों में, जो भी मेज़र करना चाह रहे हैं, सो ऑन। तो आइटम एनालिसिस में हमने इवेल्यूएट करा टेस्ट आइटम की डिफ़िकल्टी को एंड सो ऑन। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, हमने पर्पस डिफाइन कर लिया, आइटम राइटिंग कर लिया, पायलट टेस्टिंग कर लिया, आइटम एनालिसिस कर लिया, इसके बाद भी वापस से पायलट टेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत बार पायलट टेस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सो ऑन। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, अब हमने नॉर्म्स इस्टेब्लिश करें, हमारा टेस्ट कैसे, नॉर्म्स भी होते हैं ना, पर्टिकुलर टेस्ट की स्कोरिंग करना, उसका मेज़र कैसे होगा एंड सो ऑन। तो ये आ गया हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में। फिर स्टैंडर्डाइजेशन में काफ़ी डिटेल इन डेप्थ चीज़ें होती है, जो एक उसके लिए एक अलग लेक्चर बन सकता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आइटम एनालिसिस, पायलट टेस्टिंग, बहुत इन डेप्थ चीज़ें होती पर्टिकुलर, बट इट्स जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, हमने नॉर्म सेट कर लिए, क्राइटेरियन सेट कर लिया, सब कुछ। फिर आता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस्टेब्लिश करना, इनके लिए भी पर्टिकुलर अलग टेस्ट होते हैं जो हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी को मेज़र करते हैं, कम ज़्यादा नहीं है, फिर से सब कुछ करना, तो ये ऐसा होगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। रिलायबिलिटी क्या हो गया, वैलिडिटी के लिए आपको समझा दिया, बस इतना इनफ है। तो पर्पस आइटम एनालिसिस, पायलट टेस्टिंग, आइटम एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन और इस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी वैलिडिटी, गॉट इट। फिर रिलायबिलिटी वैलिडिटी हो गया। एथिकल कंसिड्रेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं एक टेस्ट को लेकर, जैसे कि अगर हम किसी इंडिविजुअल पर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल की हमको प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट लेना, कन्फाइडेंशियलिटी मतलब कि एक इंडिविजुअल जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है टेस्ट में, तो वो प्राइवेट रखना, ऐसे हर जगह ज़्यादा कि बोलना नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर टेस्ट कंडक्ट करा और उसका इंटेलिजेंस बहुत ही जीरो है, अब मैं सबको बता रही हूँ कि देखो देखो इसका इंटेलिजेंस इतना है, इतना कम इंटेलिजेंस, ये हरकतें नहीं देना है, ठीक है। तो बिल्कुल इन्फॉर्म कंसेंट, कन्फाइडेंशियलिटी, फेयरनेस, कोई झोल मोल नहीं, कोई इनजस्टिस नहीं, फेयरनेस और कॉम्पिटेंसी, हमारा जिस पे हम जिस इंडिविजुअल पे दे रहे हैं, क्या हम जो मेज़र कर रहे हैं कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो सब कुछ फैक्टर्स को करना, मतलब ले दे के इथिकल होना, मोरल होना, कोई फालतू को झमेला नहीं करना है हमें टेस्ट में, है ना। तो सो दिस इज़ आवर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी जस्ट कवर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड जस्ट वेरी वेरी बेसिक वे में। So comment, like, share, and if you have any query regarding this, so just comment below, and we'll see you soon, very soon, with some more videos. And thank you for everyone for watching this video.